आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फिट की करेंगे समीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड दौरा। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में होंगे शामिल। बकरीद को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। खुले में नमाज और कुर्बानी न करने की अपील। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आंशिक बादल और बारिश के आसार। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की समीक्षा भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय के लिए गुजरात दौरे पर है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का ये बताया जा रहा है। जहां गृह मंत्री बताते चले आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वे 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रम शामिल है। आपको बता दें, दौरे के दूसरे दिन शाह कच्छ क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित इंटर संवेदनशील हरामी नाला की नए बीएसएफ चौकी जाएंगे और सुरक्षा ढांचे की समीक्षा भी करेंगे। वहां बने कंट्रोल रूम में लाइव पीटीजेड सर्विलांस कैमरे की फुटेज का भी निरीक्षण करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर और अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें, सेक्टर 17 में नवनिर्मित विधायक आवास परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और साड़ंद खोराज जीआईडीसी 6 लेन सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। सर्किट हाउस में ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। तो गुजरात का ये दौरा गृह मंत्री का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में गृह मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कच्छ स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण और नियंत्रण कक्ष में पीटीजेड कैमरों की फीड की समीक्षा करना शामिल है। और एक और बड़ी खबर, जो कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर। आज इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। जी हां, 11 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस हाईकमान ने दिया सीएम पद छोड़ने का निर्देश। डीके शिवकुमार को मिल सकती है सीएम पद की कमान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज का दिन सिद्धारमैया के लिए एक तरह से कहे तो इस्तीफे वाला दिन है और आज इस्तीफा देंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। तो खबरों के मुताबिक यह आपको बताते चले कि बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आज होने वाला है, क्योंकि राज्य के नेताओं और नई दिल्ली में कांग्रेस उच्च कमान के बीच गहन विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आज अपने पद से इस्तीफा देने की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां 11 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को शुरुआत में वफादार मंत्री और समर्थकों के दबाव का सामना करना पड़ा ताकि वे इस पद पर बने रहें। हालांकि माना जाता है कि उन्होंने उच्च कमान के निर्देश को स्वीकार कर लिया और कहा कि वे राहुल गांधी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते। और ऐसे में खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि चर्चाओं में राज्यसभा सीट और राज्य के पुनर्गठित नेतृत्व में उनके बेटे डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया के लिए एक अहम पद की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
इस बीच आपको बता दें कि मंगलवार देर रात बेंगलुरु लौटने के बाद सिद्धारमैया ने कथित तौर पर अपने भरोसेमंद साथियों से मुलाकात की और आज की महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी करने से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों की समीक्षा की। लेकिन आज का दिन देखिए बेहद संवेदनशील एक तरह से माने, क्योंकि देखिए आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे। 11 बजे का समय रखा गया है और आज इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह, अभी क्या माहौल है, कांग्रेस हाईकमान का क्या इस समय आदेश और क्या कुछ अभी स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों का कांग्रेस हाईकमान ने नीति परिवर्तन की बात से इनकार किया था, लेकिन अब कह सकते हाईकमान का हाईकमान कर्नाटक के नेतृत्व परिवर्तन की ओर उत्साह दिख रहा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि नेतृत्व का सुचारू हस्तांतरण हो, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सम्मानजनक पुनर्वास का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उनकी राज्यसभा सीट शामिल, साथ साथ उनके बेटे को, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के बेटे को कैबिनेट जगह दी, उस तरह से हो सकता है कि कर्नाटक में जो सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट जगह दी जाए। लेकिन दूसरा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कल सिद्धारमैया ने जो है थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के राज्यपाल है उनको जो एक सूचना दी थी कि आज सुबह वो दोपहर में मिलना चाहते हैं। इसी बीच थावरचंद गहलोत अचानक देर रात मुंबई रवाना होते मुंबई से वो इंदौर चले जाएंगे। अब ऐसे में कई संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा अगर देना चाहे तो राज्यपाल का राजभवन में या वहाँ मौजूद होना जरूर नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा कैसे दे सकता है? राज्यपाल देश में हो या विदेश में, कहीं से उनका इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। अब देखना है कि थावरचंद गहलोत जो देर रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से मुंबई निकल गए और आज मुंबई से जो है वो निकल जाएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर। तो ऐसे में जब जो है आज सुबह 11 बजे जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने कैबिनेट के सभी साथियों को अपने घर पे ब्रेकफास्ट पर बुलाए हैं, उसके बाद उन्होंने ये फैसला वो करेंगे। समझ से सूचना है इस्तीफा देने के राजभवन जाएंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार का नाम लगभग तय है, क्योंकि कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार बन तभी यह तय हो गया था कि 2.5 साल का फार्मूला सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच अपनाया जाएगा। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सिद्धारमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को समझाया कि आपका जो समय था 2.5 साल का था, उसमें भी आप 6 महीने लगभग अधिक का बिता चुके हैं, यानी आपको 2.5 साल के लिए कहा गया था, 3 साल हो चुका है, ऐसे में आप इस्तीफा दीजिए और डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये देखना चाहिए कि डीके शिवकुमार जो राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया के लिए क्या सम्मानजनक पद देता है? जो पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है, सिद्धारमैया को राज्यसभा का सीट देकर केंद्र की राजनीति में आएंगे और सिद्धारमैया के बेटे को जो है कर्नाटक की राजनीति में एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल, क्या लगता है स्नेह कमल, राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सिद्धारमैया को? बिल्कुल, एक तरह जैसे राज्यसभा में सांसद पद तो पहले उनको दिया ही जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव अगले महीने कर्नाटक में होने हैं और 3 सीटें कांग्रेस की हैं जिसमें खाली होंगी और उससे संभावना है कर्नाटक के जो 2-3 जो सांसद इसमें खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको तो वापस पार्टी रिटेन करेगी और एक संभावना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की राज्यसभा से 1 सीट बढ़ जाए। ऐसे में सिद्धारमैया को जो है राज्यसभा भेजने के अलावा उन्हें पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन है AICC उसमें महासचिव जैसा कोई जो है वरिष्ठ पद भी उन्हें दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब निकाय 11 बजे राजभवन की ओर होंगी, जब राज्यपाल की अनुपस्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना इस्तीफा राजभवन में सौंपेंगे। कमल, क्या ये माना जाए कि जो ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखकर किया जा रहा है? जी, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि जिस सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें सब उस समय बिल्कुल देखना होगा। अब समय का इंतजार है और बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। असम विधानसभा ने बुधवार देर शाम समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस कानून का मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,
और लिव इन रिलेशन जैसे मामलों में धर्म से ऊपर उठकर एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने इसे खारिज कर दिया। सदन में जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधेयक पेश किया। वहीं इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया, जबकि गोवा में पहले से समान नागरिक कानून लागू है। और केरल के तिरुवनंतपुरम में ईडी टीम पर हमले का मामला सामने आया है। म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक नेता के बेटे के घर पर सर्च कार्रवाई के बाद करीब 300 लोगों की भीड़ ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने लाठी, पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया, जहां पर सरकारी काम में बाधा डाली और अधिकारियों को धमकाया। इस घटना में एक ड्राइवर समेत कई अधिकारी घायल हो गए, जबकि ईडी और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 3 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति सूची जारी कर दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नत अधिकारी बीएसए और अन्य समकक्ष पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। विभाग ने साफ किया है कि अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के बाद इसकी सूचना शासन और निदेशालय को देंगे। वहीं नई तैनाती और पदस्थापना जैसे जुड़े विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रोन्नति सूची जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश की न्यायपालिका में बड़े फेरबदल की सिफारिश करते हुए 4 हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकील वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की अनुशंसा की है। कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना का नाम भी शीर्ष अदालत के लिए प्रस्तावित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 किए जाने के बाद ये सिफारिशें अहम मानी जा रही है। और नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू की गई है। 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। इसके साथ ही साथ पुलिस की चप्पे चप्पे पर रहेगी विशेष नजर। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बताते चले, नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसके साथ ही 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू की गई है। आपको बताते चले कि बेहद अलर्ट मोड पर, और देखिए तमाम सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू की है। प्रशासन ने फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों के तहत लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि बकरीद के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम के तहत ये फैसला लिया गया है। बताते चले कि इस समय इलाकों में आपसी भाईचारा और शांति बने रहे, इसलिए 28, 29 और 30 तारीख के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी, नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसी दौरान विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरह के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इलाके में शांति और सौहार्द बिगाड़ न सके। इसके साथ ही आदेश के मुताबिक 28 मई से 30 मई तक बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस, सभा या फिर भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि 5 या फिर उससे ज्यादा लोग बिना अनुमति के किसी तरह प्रदर्शन या जुलूस में
आयोजित नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या डीसीपी स्तर के अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। आज देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। खुले में नमाज और कुर्बानी ना करने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बकरीद को देखते हुए आज प्रशासन अलर्ट है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बकरीद पर्व मनाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किए गए हैं। बकरीद के मौके पर बताते चले कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई है। प्रशासन और पुलिस ने त्यौहार के दौरान शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई। और सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, बुलंदशहर और मैनपुरी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस गश्त करते हुए नजर आ रही है ताकि बकरीद के पर्व को शांति और सौहार्द के साथ बनाया जाए। और देखिए नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 163 लागू कर दी गई है बकरीद पर्व को देखते हुए, ताकि किसी भी तरह के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ा ना जा सके। वहीं वाराणसी में भी भारी पुलिस बल सड़कों पर उतर चुकी है, गश्त करती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरह के जुलूस या फिर प्रदर्शन करने की फिलहाल अनुमति नहीं है, और अगर इस तरह से कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। साथ ही अगर करना है तो पहले आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। और वही चौथी तस्वीर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैलाया जा सके। बुलंदशहर में भी देखिए पुलिस बल तैनात है, यानी सुरक्षा की एक ये तस्वीर ताकि त्यौहार को शांतिपूर्ण अमन चैन के साथ मनाया जा सके। और वही मैनपुरी में ये देखिए पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो, किसी भी तरह का प्रदर्शन ना हो, किसी भी तरह का जुलूस ना निकाला जाए और किसी भी तरह का अराजकता न फैलाया जाए। इसके लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसके बाद अब बकरीद का जो पर्व है वो शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जहां बकरीद के पर्व को देखते हुए सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, बुलंदशहर, मैनपुरी से ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नोएडा में देखिए धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि बकरीद के पर्व को अमन, चैन और शांति के साथ मनाया जा सके। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कॉमर्शियल टैक्स विभाग को बड़े फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि अगर वकीलों पर उनके पेशेवर कार्यों के लिए मुकदमे चलाए जाएंगे तो ये बार के अस्तित्व का अंत होगा। अदालत ने कहा कि ऐसा करना एडवोकेट्स एक्ट के तहत वकालत करने के अधिकार को समाप्त करने जैसा होगा। और बदायूं से बड़ी जानकारी, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आज फिर बदायूं पुलिस तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता दें, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जी हाँ, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो बदायूं से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है यूपी पुलिस का। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में आज फिर बदायूं पुलिस तथा बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। तो बताते चले कि यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है
कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। यानी उत्तर प्रदेश में देखिए लंगड़ा अभियान इस वक्त जारी है और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में ऐसी तस्वीर सामने आई है। और एक तरह से कहे तो यूपी पुलिस का यह ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जहां बदायूं में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। श्री महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 27 मई को इस्लामनगर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कंदरपुर पुराने बंद पड़े ईंट के भट्टे के पास कुछ बदमाश एकत्र हैं। इस सूचना पर एसओ इस्लामनगर में पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने पुलिस टीम को देख करके जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम नदीम मुस्ताकिर और आस मोहम्मद बताया। इनका एक अन्य साथी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम सद्दू है। अन्य 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, कार्टेज और दिनांक और कुशीनगर में सोना व्यापारी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी ने फर्जी पेमेंट दिखाकर व्यापारी से ठगी की है। घटना के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में जुटी है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के खड्डा नगर का ये पूरा मामला बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कुशीनगर से, जहां कुशीनगर में सोना व्यापारी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के खड्डा नगर का ये पूरा मामला, आरोपी ने फर्जी पेमेंट दिखाकर व्यापारी से ठगी की है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 1,21,000 रुपए की ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां बताया जा रहा है कि फर्जी पेमेंट दिखाकर ये पेमेंट के दौरान ठगी की गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां कुशीनगर में 13 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 35 वर्षीय युवक ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मासूम बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुशीनगर से एक और बड़ी खबर, जहां 35 वर्षीय ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो आपको बताते चले कि जहाँ पे मासूम बच्चे के अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार इस तरह के वारदात सामने आते रहे और देखिए एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। महज 13 साल की बालिका के साथ ये वारदात हुआ है। 35 वर्षीय युवक ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस नजर आ रही है। 13 साल की एक बच्चे के साथ इस तरह का दर्दनाक घटना इस बात का गवाह है कि किस तरह से इंसान के अंदर से इंसानियत मर रहा है। और देखिए एक 35 साल का युवक जो 13 साल की मासूम के साथ उसका आबरू लूटने का प्रयास किया है। और फतेहपुर से बड़ी जानकारी दे दे, जहां घर में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के चलते आग लगी है। हालांकि ग्रामीणों ने समय रहते कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे फतेहपुर से, जहां घर में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जैसे ही ये आग लगी वैसे ही अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से एक चिंगारी निकली जिसने घर को चपेट में ले लिया। घर फूस का बताया जा रहा है। इसके अगल बगल भी कई ऐसे घरें हैं जिसको ये चपेट में ले सकता था। यानी यूँ कहें कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि देखिए जिस काफ़ी नुकसान भी हुआ है, घर में रखा सामान जल कर राख हो गया है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, मौका मुआयना किया। इसके साथ ही कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जा रहा है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि मुआवजा भी सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि विद्युत विभाग पर भी लापरवाही की एक तरह से कहें तो शिकायत आ रही है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। जानकारी के बाद
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें दिखा रहे जहां जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग लगी है और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी,